Current and electricity. Current, the rate of flow of charge. चार्ज का जो फ्लो होता है उसके रेट को करंट कहते हैं. करंट इज बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी. चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी. करंट एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी होती है. उसमें डायरेक्शन तो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती है. इस वजह से उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या डिफरेंशियल फॉर्म में I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. वैसे यूनिट कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर. एक नॉर्मल वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाते हैं उतने ही लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में. तो नेट चार्ज का फ्लो ज़ीरो होता है उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस. लेकिन अगर हम बाहर से बैटरी लगा दें तो बैटरी की वजह से पूरे वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे. तो हम कहते हैं कि करंट इस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि नेट चार्ज का फ्लो हो गया. तो हम कहते हैं कि वायर में करंट आ गई. एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, करंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रल. करंट कैरिंग वायर पर चार्ज नहीं होता. बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. करंट कैरिंग वायर में सिर्फ चार्ज का फ्लो तो होता है, लेकिन एक तरफ से जितना चार्ज आता है दूसरी तरफ से उतना निकल जाता है. नेट चार्ज नहीं आता. तो करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है. इसी वजह से करंट कैरिंग वायर कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करने के लिए चार्ज होना चाहिए, और करंट कैरिंग वायर तो न्यूट्रल है. हाँ, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बट इट नेवर जनरेट इलेक्ट्रिकल फील्ड. दिमाग में रखनी है ये बात. करंट की डायरेक्शन, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस तरफ होती है करंट की डायरेक्शन. या फिर हम कह सकते हैं जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन. कंडक्टर में करंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. सेमी कंडक्टर में होती है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से. और आयनिक सॉल्यूशन में होती है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की वजह से. तो आयनिक सॉल्यूशन में आयंस की वजह से, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से, और कंडक्टर में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वायर में तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं मूव कर सकते, क्योंकि उनके बीच में कोलिजन भी होता है, टक्कर होती है. तो उनकी वेलोसिटी कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. तो एक एवरेज वेलोसिटी ले ली जाती है, जिससे माना जाता है कि चार्ज पार्टिकल वायर में मूव कर रहे हैं. उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होती है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती जाती है. अगर करंट कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं. कांस्टेंट मतलब स्टेडी स्टेट. I इज इक्वल टू NeAVD, जहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल हम यूज़ कर रहे हैं. एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं. करंट I इज इक्वल टू NeAVD वाला फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब करंट कांस्टेंट हो या स्टेडी स्टेट में हो. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला और होता है, दैट इज VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M.
इंटू वेक्टर ई, और माइनस साइन भी लगा होता है। वी डी इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला, माइनस ई टाउ अपॉन एम। एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, इनटू कैपिटल ई। कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट ही तो फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट चलेंगे। तो इस फॉर्मूले में माइनस साइन जो लगा हुआ है, माइनस ई टाउ बाई एम इंटू वेक्टर ई, उसमें माइनस साइन यही रिप्रेजेंट करता है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो कंसेक्यूटिव टक्कर में, कोलिजन के बीच में जो समय लगता है, एवरेज टाइम लगता है, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। हिंदी में श्रांति काल कहा जाता है। ये एक एवरेज टाइम कंज्यूम्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद एक टर्म आती है दैट इज करंट डेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, या आई इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वायर के अंदर, उस डायरेक्शन में होती है। एक रिलेशन होती है जे और इलेक्ट्रिकल फील्ड ई में। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज द रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कहते हैं रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। जे की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। ओम्स लॉ, अगर किसी वायर की फिजिकल और केमिकल स्टेट में चेंज ना किया जाए, फिजिकल मतलब टेम्परेचर ना बदला जाए, लेंथ ना बदली जाए, और केमिकल स्टेट तो आप समझते ही हैं, तो फिजिकल और केमिकल स्टेट में चेंज ना किया जाए तो उसके अक्रॉस हम जो भी पोटेंशियल लगाएंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, एक कांस्टेंट लगाते हैं R, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ कांस्टेंट। R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू V अपॉन I। द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और डायमेंशन होती है MLTA 1232। ए पॉजिटिव स्टोरी, शुरुआत की दो पावर 1232, 1 और 2 पॉजिटिव हैं, और 32 यानी 32 -3 और -2 नेगेटिव। MLTA वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करती है। जैसे कैपेसिटेंस शेप और साइज पे डिपेंड करता था, वैसे ही रेजिस्टेंस भी शेप और साइज पे डिपेंड करता है। अगर वायर की शेप बदल दी जाए, एक ही वायर हो, शेप बदल दे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, समझने के लिए वैसे तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ, वहीं अगर बात हम सेमी कंडक्टर की करें तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जो फॉर्मूला आर टी यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर के लिए और निगेटिव होती है सेमी कंडक्टर के लिए। उसके बाद एक टर्म आती है कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस।
यूनिट 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स, या फिर महो, MHO, महो, ओम इनवर्स। और प्रॉपर्टी सेम वही प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टेंस शेप और साइज पे डिपेंड करता है, तो कंडक्टेंस भी शेप और साइज पे डिपेंड करता है, सेम प्रॉपर्टी रहती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। Specific resistance is a property of the substance. Resistance is not a property of the substance, but specific resistance is a property of the substance. Different material, तो specific resistance की value भी different. Specific resistance rho is equal to RA by L, और rho is equal to राम लाल से याद कर लीजिए, rho is equal to RA by L, rho is equal to राम लाल. Definition of specific resistance: the resistance of the wire which have unit length and unit cross section area. अगर कोई ऐसा वायर है जिसकी लेंथ ए यूनिट है, यूनिट मतलब जैसे मीटर, 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर के रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर होती है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी. रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1+α इंटू डेल्टा टी. रो टी यानी कि फाइनल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो नॉट इनिशियल ब्रैकेट 1+α इंटू डेल्टा टी. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती. अगर हम शेप और साइज बदल भी देते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है. लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी. सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से. यूनिट ओम 1/ओम मीटर या महो अपॉन मीटर कह सकते हैं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा इनटू रो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो सिग्मा इंटू रो की वैल्यू हमेशा 1 होती है. आप कुछ भी कर लो, किसी भी कंडीशन में ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है. तो सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1. किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर करंट फ्लो कर रही है या पोटेंशियल डिफरेंस है तो पावर कंजम्पशन होता है, और पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला V इंटू आई या V²/R या I² इंटू R. तो फिर से पावर इज इक्वल टू V इंटू आई या V²/R या I². पावर का कोई भी फॉर्मूला हम अपने सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं. फिर से याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, शेप और साइज पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है. कई बार कहते हैं वायर को खींचकर उसका एरिया चेंज कर दिया गया, कई बार कहते हैं उसकी लेंथ को चेंज कर दिया गया है. तो ऐसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के स्क्वायर के, या एरिया की जगह πr² भी लिख सकते हो. तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस की पावर 4, रेडियस वायर की रेडियस. तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A² या 1/R टू द पावर 4. R इज द रेडियस ऑफ द वायर. अगर एरिया को कहते हैं हाफ कर दिया तो A की जगह A/2 रखेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि A/2 का स्क्वायर A²/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा. ऐसे ही अगर लेंथ को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L² होता है, तभी वो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया स्क्वायर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस की पावर 4, और वैसे ही R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के स्क्वायर. अगर किसी रेजिस्टेंस को n इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाए, n इक्वल पार्ट में,
तो हर एक कटे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा। जैसे 2 इक्वल पार्ट में कट करें तो R/2 हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट में कट करें तो R/3 हो जाएगा। 4 इक्वल पार्ट में कट करें तो R/4 हो जाएगा, यानी कि R/N हो जाता है। ग्राफ, अगर ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच में है, स्ट्रेट लाइन है, तो ओम लॉ को फॉलो कर रहा है। V और I के बीच में है तो स्लोप होगी V/I, और V/I की डायरेक्टली वैल्यू R के बराबर होती है, क्योंकि V = IR होता है। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी जिस ग्राफ की, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। स्पेशली इस क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि ग्राफ पोटेंशियल और I के बीच में है या करंट I और V के बीच में है, V और I या I और V, उसी हिसाब से हम स्लोप देखेंगे। V और I है तो स्लोप डायरेक्टली R आ जाएगी, और अगर I और V है तो स्लोप 1/R आएगी। तो उसी हिसाब से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखिएगा। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम आता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होती है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक R1 है, एक R2 है, तो वोल्टेज दोनों पे अलग आएगा, करंट दोनों में सेम होगी। तो अगर V1 V2 की वैल्यू निकालनी हो तो V1 = R1/R1 + R2 × V, और V2 = R2/R1 + R2 × V। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, तो V1 में R1 आता है और V2 में R2। तो V1 = R1/R1 + R2 × V, और V2 = R2/R1 + R2 × V होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिनिमम आता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं R1 और R2, टोटल बैटरी बाहर से लगी है, I करंट जा रही है टोटल बैटरी से, तो R1 में गई I1 और R2 वाले में गई I2। तो I1 का फॉर्मूला होगा I1 = R2/R1 + R2 × I, और I2 = R1/R1 + R2 × I। I1 में R2 आएगा और I2 में R1, क्योंकि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है, इसलिए I1 में R2 और I2 में R1। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय जिन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है उस पर स्पेशल ध्यान देते हैं, उसको अलग से हाईलाइट कर लेते हैं और उन 2 पॉइंट्स को सबसे लास्ट में जाके सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में 3 बेसिक मेथड होते हैं, व्हीटस्टोन मेथड, पॉइंट हटाओ मेथड, जॉइंट हटाओ मेथड, और एक सिमेट्रिकल मेथड। इन तीनों से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इनफाइनाइट तक की लैडर हो, R1 R2 R1 R2 R1 R2, तो R इक्विवेलेंट होता है R1/2 ब्रैकेट में 1 + √1 + 4R2/R1। फिर से बोल रहा हूँ, R1/2 ब्रैकेट 1 + फिर √1 + 4R2/R1। अगर R1 R2 सब सेम हो दोनों, तो R इक्विवेलेंट होता है R/2 1 + √5, या वैल्यू सॉल्व कर लो तो 1.6 R। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस में R1/R2 = R3/R4, या P/Q = R/S। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो ब्रिज होता है उसमें करंट नहीं जाती है, उस ब्रिज को हम हटा सकते हैं। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ R1 और R2 है और दूसरी तरफ R2 और R1 होगा, यानी कि एक तरफ R1 और R2 और दूसरी तरफ R2 और R1, और बीच में ब्रिज में लगा होगा R3। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2R1R2 + R2 R3 + R1 R3 अपॉन R1 + R2 + 2R3। फिर से बोल रहा हूँ, R इक्विवेलेंट 2R1R2, R1 R2 के साथ 2 आया, 2 आया, प्लस R1 R3 + R2 R3 अपॉन R1 + R2
प्लस 2R3। ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैपेसिटर में भी लगा सकते हैं 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C1C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3। उसके बाद बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किसी जंक्शन पर जितनी करंट आती है उतनी ही करंट वहां से जाती है। किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। किसी भी क्लोज लूप में या मैश में जितने भी एलिमेंट लगे हों सबके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, उनका एल्जेब्रिक सम कर लें तो वो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो किसी भी क्लोज लूप में जो एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस एल्जेब्रिक यानी साइन के साथ निकाल लिया जाए और सम कर दिया जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू सिग्मा भी 0 आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रांच में लगा हो E1 R1, दूसरी ब्रांच हो E2 R2, तीसरी ब्रांच हो E3 R3 और तीनों ब्रांचेस पैरेलल हो। E1 बैटरी R1 रेजिस्टेंस, E2 बैटरी R2 रेजिस्टेंस, E3 बैटरी R4 रेजिस्टेंस। और आपसे पूछा जाए कि किसी भी एक ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो उसकी एक ट्रिक है। VAB मान लीजिए पूछा जा रहा है तो VAB E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऐसे ही अगर तीन ब्रांचेस ट्रायंगल शेप में लगी हो सेंटर पे, एक तरफ पोटेंशियल V1 हो, रेजिस्टेंस R1 हो, दूसरी तरफ V2 हो, रेजिस्टेंस R2 हो, तीसरी तरफ V3 हो, रेजिस्टेंस R3 हो, तो सेंटर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। उसके बाद किरचॉफ लॉ जब यूज़ करते हैं सेकेंड लॉ तो एक रेफरेंस बैटरी मानी जाती है। रेफरेंस बैटरी से हमेशा करंट चलाते हैं। रेफरेंस बैटरी इम्पॉर्टेंट होगी और इसमें किरचॉफ लॉ जब यूज़ करते हैं तो जिस लूप में रेफरेंस बैटरी होती है उस लूप के लिए जब इक्वेशन बनाते हैं तो रेफरेंस बैटरी को RHS में लिख दिया जाता है। बाकी सारी बैटरी या रेजिस्टेंस LHS में लिखी जाती है। हम अपने आप को ऑब्जर्वर मानते हैं, पूरे लूप में मूव करते हैं। अगर रेजिस्टेंस मिलता है, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लिया जाता है, और हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लिया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई बैटरी मिल जाती है तो बैटरी की सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन नहीं देखते हैं, बैटरी के जिस टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं हम ऑब्जर्वर, वही टर्मिनल का साइन कंसीडर किया जाता है। जनरली हम रेफरेंस बैटरी जिसका EMF सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उसी को मानते हैं। उसके बाद बैटरी इज अ सोर्स ऑफ EMF, इट क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। बैटरी एक EMF का सोर्स होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। फिर से बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूनिट वोल्ट ही होती है, EMF कहते हैं। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द कंप्लीट लूप इज नोन एज EMF ऑफ बैटरी। ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द कंप्लीट लूप इज नोन एज EMF ऑफ बैटरी। फिर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल है, करंट फ्लो करेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बैटरी के साथ में लगा देते हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर बात करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है दैट इज चार्जिंग ऑफ बैटरी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इस पर आते हैं कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है दैट इज चार्जिंग ऑफ बैटरी। इस सिचुएशन में बैटरी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज E प्लस
आई आर, ई प्लस आई आर, ई एम एफ प्लस आई करंट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले तो बैटरी डिस्चार्जिंग की कंडीशन पे होती है। और इस सिचुएशन में जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, कि अगर किसी भी कनेक्शन में बहुत ढेर सारी बैटरीज हों और रेजिस्टेंस हो, लोड रेजिस्टेंस, बाहर का लगा हुआ रेजिस्टेंस कैपिटल आर लो है, लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको हम, तो उस सिचुएशन में जो करंट होती है लोड रेजिस्टेंस में, दैट इज ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होती है जब बैटरी का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल, यानी कि लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो उस सिचुएशन में सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। और जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है तो करंट भी मैक्सिमम होती है, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस के बराबर। अगर बैटरी को सीरीज में जोड़ दिया जाए, ई ई करके सारी बैटरीज जुड़ी हैं, तो जो आई की वैल्यू होती है दैट इज एन ई अपॉन आर कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। एन टोटल नंबर ऑफ बैटरी है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। हाँ, इसी सिचुएशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कई बार एन बैटरीज लगी होती है, उसमें से पी बैटरी की पोलैरिटी हम बदल देते हैं, पी बैटरी की पोलैरिटी बदल देते हैं। जैसे 10 बैटरी लगी हैं और 2 की पोलैरिटी हम बदल दें तो टोटल 6 बैटरी बचेंगी, क्योंकि जिनकी हम पोलैरिटी बदलेंगे 2 की, वो ये जो 8 बची हैं इनमें से 2 को कैंसिल कर देंगी, तो बचेंगी टोटल 6 वर्किंग बैटरी होंगी। क्योंकि टोटल 10 थी, 2 की पोलैरिटी बदली, जिनकी पोलैरिटी बदली वो बची हुई बैटरी की 2 बैटरी को कैंसिल करेंगी, ख़त्म करेंगी, तो कितनी बचेंगी? 6। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें एन बैटरी हो, पी की पोलैरिटी बदल दी जाए तो टोटल फॉर्मूला आता है एन माइनस टू पी, एन माइनस टू पी इंटू ई। एन अगर 10 है, पी 2 की पोलैरिटी बदली तो एन 10 माइनस 2, पी की जगह 2, तो 6 ही बैटरी तो आएगा, 10 माइनस 4, 6 बैटरी, तो टोटल ईएमएफ आता है एन माइनस टू पी इंटू ई। याद रखिएगा, पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज में ईएमएफ ई ही रहता है, बस रेजिस्टेंस आर बाई एन हो जाता है। फिर से एक बात पॉइंट रिपीट कर दूं, मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होती है जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लोड रेजिस्टेंस के हो जाता है। पावर कंजम्पशन, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो पावर कंजम्पशन 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हों तो पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 होता है। और अगर पैरेलल में लगे हों तो पावर कंजम्पशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। एक बात याद रखिएगा, पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला कैपेसिटर जैसा होता है, सीरीज में है तो 1/P वाला यूज़ होता है, और पैरेलल में है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। पॉइंट याद रखने के लिए PCS याद रखिएगा, PCS, PCS अधिकारी होते हैं तो वैसे आप PCS याद कर लीजिए। पावर कंजम्पशन, कैपेसिटर कनेक्शन और स्प्रिंग के कनेक्शन, स्प्रिंग के उसमें सेम पैटर्न का होता है। स्प्रिंग सीरीज में लगी हो तो 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, और अगर पैरेलल में लगी हो तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको। ऐसे ही आप कैपेसिटर लगे हों सीरीज में तो 1/C वाला यूज होता है, पैरेलल में लगे हो तो डायरेक्ट C1। PCS याद रखिएगा, पावर कंजम्पशन और कैपेसिटर और स्प्रिंग के कनेक्शन एक जैसे होते हैं। साथ में याद रखिएगा RL, राम लखन, या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंस के कनेक्शन और इंडक्टर के कनेक्शन। अभी आप इंडक्टेंस पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर के जो कनेक्शन होते हैं वो सिमिलर पैटर्न होते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस हो
तो R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल में हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे इंडक्टर सीरीज में हो तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, और अगर पैरेलल में हो तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो PCS और RL ध्यान रखिएगा, PCS एंड RL। अब बात करते हैं क्यूब। 12 वायर इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन शेप ऑफ क्यूब। अगर एक क्यूब के हर साइड के अलोंग रजिस्टर कनेक्ट है या कैपेसिटर कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी या रेजिस्टेंस। क्यूब डायगोनल यानी कि क्यूब का डायगोनल, उसके अलोंग अगर रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 5/6R आता है, और कैपेसिटी निकालते हैं तो 6/5C आती है। फिर से याद रखिएगा, दिमाग में रख लीजिए, क्यूब डायगोनल के अक्रॉस 5/6R और कैपेसिटी 6/5। फेस के डायगोनल के अक्रॉस 3/4R और कैपेसिटी निकालते हैं तो 4/3C। ऐसे किसी एक साइड के अक्रॉस 7/12R और कैपेसिटी निकालते हैं तो 12/7। तो एक बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का जिसका है उतना रेसिप्रोकल कैपेसिटर में है। क्यूब डायगोनल के अक्रॉस, क्यूब के पूरा जो डायगोनल, क्यूब का डायगोनल होता है 5/6R और C इक्विवेलेंट 6/5C। फेस डायगोनल 3/4R, C 4/3C, और एक साइड 7/12 तो कैपेसिटी 12/7C।